ओके, मैं डिफॉल्ट वैल्यू का रिपीट कर रही हूँ जो अभी हमने लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो जो डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की जो नल होती है और मेरे पास इंटीजर की 0, बूलियन की फॉल्स और फ्लोट की 0 है, आप उन वैल्यूज के अलावा अगर अपनी कोई डिफाइन करना चाह रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक वैल्यूज तो वो इन डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जहां आपने क्लास डिफाइन की है, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल की क्लास डिफाइन की, उसके आगे जो एट्रीब्यूट भी हैं उन्हीं एट्रीब्यूट के आगे आप कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू करा है, आप इसको चाहें तो अपना नाम दे दें ABCXYZ। मैं कह रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है अगर मैं उसको नेम, मॉडल, कलर, वेट ना दूं तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो, नोकिया का होना चाहिए। मॉडल उसका हम कर देते हैं 3310। कलर में उसका कह रही हूँ कि ब्लू हो और उसका ये वेट हो। तो मैं कोई भी अपनी डिफाइन की हुई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकती हूँ। कहाँ पे, जहाँ पे हमने क्लासेस डिफाइन की है उस क्लास के अंदर जहाँ मैं एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रही हूँ वहां आगे मैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकती हूँ। अब इससे होगा क्या कि मैं आउटसाइड द क्लास जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, मोबाइल M4 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया M4 डॉट, कोई वैल्यू सेट नहीं करवाई, तो वो कौन सी वैल्यूज प्रिंट करेगा, जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी। ठीक है, ये स्टार्ट का मैं इनपुट ये हटा देती हूँ सिर्फ। ठीक है, और मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो इसने मुझे क्या कर दिया, वो डिफॉल्ट इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसने लेकिन फिर भी मुझे कौन सी वैल्यूज दी हैं जो मैंने वहाँ पे एज ए डिफॉल्ट सेट की थी। नोकिया 3310 ब्लू 10F, यही वैल्यूज उसने मुझे सेट करवा दी। तो अगर आप कोई अपनी डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं कि यूजर की गिवन डिफॉल्ट वैल्यूज पे वो सेट करे, जब से कोई वैल्यू सेट नहीं होती तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। और अब जब मैं जाके किसी को ओवरराइट करूंगी, मतलब चेंज करूंगी, M3 डॉट प्रिंट ऑल, M3 को प्रिंट ऑल करने के बाद मैं प्रिंट M3 डॉट, जी कोई क्वेश्चन है पहले चैट पे क्वेश्चन करें, जो भी ये हैंड रेस कर रहे हैं। आसिम, अजहर एंड उसैद, कोई क्वेश्चन है तो पहले चैट पे क्वेश्चन सेंड करें आप। व्हाट इज द क्वेश्चन? अपनी तरह स्टूडेंट आईडीज तो मुझे सेंड करें, उसैद एंड आसिम अजहर। आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं? आसिम अजहर एंड उजैर, जिनसे मांगी है मैंने स्टूडेंट आईडी, काइंडली वही सेंड करें। जी उसैद, क्या क्वेश्चन है, क्या क्यूरी है आपकी? एंड आसिम अजहर, आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? गायब हो गए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ से M3 डॉट प्रिंट ऑल किया। जी उसैद, माइक ऑन कर दिया मैंने आपका जी। यस मैम, ये पूछ रहा था मैम, ये जब हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें उसका डेटा सिर्फ लेना है, तो जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट है उनका डेटा हमें मतलब कि आउटपुट में नहीं चाहिए, तो वो बार बार मतलब कि प्रिंट हो रहा है हमारे पास जब जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, हाँ, तो तो पहले आप वाले रिमूव कर दें। ऑब्जेक्ट का जो डेटा है। आप M3 डॉट प्रिंट ऑल वाला मेथड जो है आप इसको हाइड कर दें, तो M3 आपके पास होगा ही नहीं। उसके अलावा कोई मेथड नहीं है मैम? नहीं, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। आपने M3 डॉट प्रिंट ऑल मतलब आप उसको प्रिंट नहीं करवाएं, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट थैंक यू। हो गया। जैसे अभी सिर्फ मुझे M4 वाले ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू देगा। जिस जिसकी आपको ओके जरूरत है मैम, आप उसको कमेंट कर दें या हटा दें यहाँ से। ठीक है मैम, थैंक यू।
अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि m4 डॉट प्रिंट और लेट से मैंने एक दफ़ा m4 की वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया, इसने उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इसका बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहें, सिर्फ मॉडल नेम चेंज हो जाए। तो मैं किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड को चेंज करवा सकती हूँ। m4 डॉट मॉडल इज इक्वल टू, मैंने इसको कह दिया XYZ123। ठीक है, और फिर मैंने दोबारा m4 डॉट प्रिंट ऑल जब मैं कॉल करवाऊंगी तो वो सारी फील्ड्स वही रखेगा जो प्रीवियस है। जब मैंने अपडेट करवाया मॉडल को 10 की जगह XYZ123 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज रही मेरे पास नोकिया, बस मॉडल की जगह 3310 की जगह XYZ123 आ गया, बाकी सारी फील्ड्स वही सेम रही। तो अगर आप सबको चेंज करवा देंगे तो फिर सारी चीजें ओवरराइट हो जाएंगी। m4 डॉट नेम, अगर मैं कह रही हूँ कि नेम मेरे पास सैमसंग है, ठीक है, और मैं दे रही हूँ कि वेट इज m4 डॉट प्रिंट ऑल से पहले m4 डॉट वेट इज इक्वल टू 42 लेट्स से। ठीक है, और फिर मैंने कहा m4 डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रे कर दिया, तो वो सारी चीज़ों को ओवरराइट कर देगा। प्रीवियस वाली वैल्यूज मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसको रन कर दिया मैं। ठीक है, तो इसने उसी ऑब्जेक्ट के लिए पहले जो मैंने m4 का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने m4 डॉट प्रिंट ऑल कर दिया, तो इसने मुझे कौन सी वैल्यूज दी, जो डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने सेट की थी, नोकिया 3310 और ब्लू। फिर मैंने हर फील्ड को अलग अलग जाके अपडेट कर दिया कि m4 मॉडल ये हो जाए, नेम ये हो जाए, वेट ये हो और कलर ये हो। इसमें जाके पहले मेमोरी में जाके फील्ड्स को अपडेट किया, नई वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया प्रीवियस वैल्यूज के साथ, प्रीवियस वाली वैल्यूज हाइड हो गई, डिस्कार्ड हो गई, अब ये नई अपडेटेड वैल्यूज मेरे पास शो होंगी। और फिर मैंने कहा m4 डॉट प्रिंट ऑल, तो अब ये प्रिंट ऑल पे मुझे जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो अपडेटेड वैल्यूज दिखाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी यहाँ तक हमने जितना कर लिया, अगर यहाँ पर तक किसी को कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं क्लास। हाँ जी, प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट करवा दें आप लोग मुझे। कब तक सबमिट करवा देंगे प्रोजेक्ट का प्रपोजल? आज है हमारे पास 19 सितंबर। इसको हम करवा देते हैं, कर सकते हैं 26 सितंबर, नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले। ओके जी, 26 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, ये मैंने ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है। LMS पे। बहुत मैस क्रिएट हो जाएगा ऐसे। शाह अहमद, अहमद शहाब, इसी आईडी में रखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होगी कि LMS पे आईडी वाइज ही जो है वो आपके असेसमेंट्स होंगी ना सारी। प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन तो वो कौन करवाएगा, आप करवाएंगे या जो नेक्स्ट आईडी में स्टूडेंट है वो करवाएंगे, इस क्योंकि डेट्स अलग अलग हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की। तो इसी सेम आईडी में ही आप रखें तो ज्यादा बेटर है।
आप मैनेज कर लेंगे ना बच्चे, मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिन लोगों के ग्रुप नहीं बने, वो जो इंडिविजुअल बच्चे बना रहे हैं उनके साथ मिलके बना रहे हैं। जैसे हुजैफा का मैसेज आया कि उनका किसी के साथ ग्रुप नहीं बना, तो अहमद और हुजैफा आप लोग साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं। हुजैफा अहमद एंड अहमद शहाब। अली कमाल का भी ग्रुप नहीं बनाया। और एग्जैक्टली प्रोजेक्ट प्रपोजल ग्रुप का कोई एक मेंबर सबमिट करवाएगा, लेकिन उस प्रपोजल में जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उन सब ग्रुप मेंबर्स के नेम और आईडीज होना जरूरी है। और उसके अलावा आप एलएमएस पे सबमिट करवाएंगे। एलएमएस पे मैं जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन का एक असाइनमेंट बना दूंगी, वो नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले आपने सबमिट करवाना है। प्रपोजल का टेम्पलेट ऑलरेडी आपके एलएमएस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट पड़ा है टेम्पलेट कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। मैक्सिमम मेंबर जो है वो आपके पास 3 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर 3 है, मैक्सिमम, और मिनिमम 2। ये कौन है जो ड्राइंग कर रहा है, को इतना शौक है ड्राइंग करने का? हाँ मैंने 4 कहे थे, लेकिन अभी मैंने जान के 3 इसलिए बोले ताकि आप लोग फिर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे, तो मैं फिर 4 करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 बोलती तो फिर आप लोग 5 का बोलते। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 2। अब 4 से आगे किसी सूरत आगे नहीं बढ़ेंगे, 4 इज फाइनल। 4 के अलावा अब कोई और जो है वो 5th मेंबर का ग्रुप नहीं हो सकता। अगर कोई 5 बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो 3 और 2 में स्प्लिट हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा। मैक्सिमम 4 मेंबर्स अलाउड हैं। प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। आप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बैक एंड पे आपके पास ऊप इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये सारा काम जैसे आप विंडोज फॉर्म पे कर रहे हैं, तो विंडोज फॉर्म के बेसिस पे सारा डाटा क्लासेस के थ्रू इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये जो फील्ड्स रखी हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, इनके थ्रू ही आपके पास क्या जाएगा, वही से चीजें आपके पास जाएंगी आपकी डेटाबेस में। तो फ्रंट एंड में यूजर इंटरफेस आपका विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन हो सकती है, बैक एंड पे डेटाबेस होगी, बट जो बीच में जो लेयर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की होगी। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम ये करती हूँ कि अभी लास्ट सेमेस्टर में एक स्टूडेंट थे अदील, बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे उनको, पीएफ भी उन्होंने पढ़ी होगी आप लोगों के साथ। ये समी का जो ग्रुप, समी की क्लास आईडी में थे ये। सो उनका एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था, उसका प्रोजेक्ट मैंने उनको पढ़ाया था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उनका प्रोजेक्ट था, तो उनकी जो एवेल्युएशन थी उसकी मैंने जो है वो रिकॉर्ड की थी वो मीटिंग ना। तो वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि जिस तरीके का प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था आपका प्रोजेक्ट भी उसी टाइप का होगा। मींस आगे विंडोज फॉर्म से वो सारा डाटा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लासेस में जा रहा होगा, और क्लासेस से फिर डेटाबेस पे जा रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आगे विंडोज फॉर्म है और पीछे डेटाबेस है। डेटाबेस का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए मुझे। डेटाबेस आपके पास एग्जैक्टली कोडिंग में आपके पास ऊप के जो मेन फीचर्स है, इनहेरिटेंस होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, प्रॉपर्टीज यूज हो, प्रॉपर्टीज के थ्रू वैल्यू सेट हो रही हो, वो सारी चीजें जो है वो आप ऊप की लॉजिक्स हो। और बैक एंड पे डेटाबेस आप कोई भी यूज करना चाहें, इट्स अप टू यू। आप एसक्यूएल सर्वर यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आप फाइलिंग नोटपैड की फाइलिंग पे काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आप एमएस एक्सेल यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आप एमएस एक्सेस यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। वासे के साथ बनाना है आपने, शहाब अहमद शहाब वासी महमूद के साथ बनाना चाह रहे हैं, वो दूसरी आईडी में। पीएफ तो नहीं है ना ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। आसिम अजहर, अपनी जरा स्टूडेंट आईडी तो मुझे भेजें आप। आसिम अजहर, मैंने पहले भी आपको कहा था, मुझे शक हो रहा है कि आप इस क्लास के स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, तो अब फिर जो लोग विद इन आईडी, मतलब जैसे दूसरी आईडी के स्टूडेंट के साथ बनाना चाह रहे हैं,
सो वो ये क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, बना लें किसी दूसरी आईडी, लेकिन उस दूसरी आईडी की इंस्ट्रक्टर मैं ही हूँ, उसामा एंड अहमद शहाब। ठीक है, ऐसा ना हो किसी और टीचर के स्टूडेंट हो, तो अगर आप किसी दूसरी आईडी के स्टूडेंट के साथ बनाना चाह रहे हैं तो उसका भी इंस्ट्रक्टर मैं ही होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जब फिर आप लोगों की असेसमेंट होगी, जैसे प्रपोजल सबमिशन होगा, तो एक जो है वो फॉर्मेट उनका होगा, मतलब एक डेडलाइन उनकी होगी उनकी आईडी के अकॉर्डिंगली, एक आपकी आईडी के अकॉर्डिंग होगी, तो आप अपनी आईडी में सबमिट करवाएंगे और वो अपनी आईडी में सबमिट करवाएंगे, प्रपोजल एक ही होगा। आसिम, आप मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड करें पहले फौरन। आसिम अजहर। ठीक है, तो वो अदील का जो प्रोजेक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत एफर्ट करी थी, और मैंने उनकी बाकी क्लासमेट्स को भी दिखाया था वो प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट भी वही सारी जो है वो चीजें फॉलो कर रहा हूँ जिस तरीके से अदील का प्रोजेक्ट था। तो मैं आपसे शेयर कर लूंगी, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फ्रंट एंड पे क्या होगा एंड बैक एंड पे क्या होगा। ठीक है, वापस दोबारा आ जाए कोर्स पे। इंशाल्लाह आपको वीडियो आज मिल जाएगी। वैसे भी वो यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, तो उस यूट्यूब चैनल पे है वो अपलोडेड वीडियो। और अभी आज के जो ब्रेक से पहले 2 सेशन हुए हैं उसकी जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। चैनल का लिंक जो है वो मैंने सेंड किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं अभी दोबारा सेंड कर दूंगी आज। जी, एलएमएस पे लिंक भी होगा शेयर। अजान हो रही है, अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जी, जो क्लास टाइमिंग है उसी क्लास में हम एंड करेंगे। 3 बजे स्टार्ट हुई है, 6 बजे एंड होगी, 20 मिनट्स का ब्रेक हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो क्लास का स्केड्यूल है हम वही स्केड्यूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डिफाइन क्लास। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इस तरीके से डिफाइन होती है। वी हैव सम बेसिक पिलर्स ऑफ ऊप, जिसपे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो फोकस कर रही होती है। एंड व्हाट आर दीज पिलर्स? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफली ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास, हम ये सिर्फ इसको ओवरव्यू देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम मिड के बाद इनहेरिटेंस देखेंगे और एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करके देखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक पिलर्स: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? व्हेन वी हैव सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप शो हो रहा होता है, तो फिर हम उसके लिए इनहेरिटेंस यूज करते हैं। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट भी होंगे, टीचर भी होंगे, एडमिन भी होंगे, मैनेजर्स भी होंगे। ठीक है, इन सबके अलग अलग रोल्स होंगे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बट दे ऑल आर connected or common through one main class which is person. They all are persons. ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स भी पर्सन हैं, पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी, फैकल्टी भी, एडमिन भी, मैनेजर भी, दे ऑल आर पर्सन। तो जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फिनोमिना होगा, तो अब स्टूडेंट का भी नेम होगा,
स्टूडेंट की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट की भी हाइट होगी। इसी तरह टीचर का भी नेम होगा, टीचर की भी एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, हाइट होगी। इसी तरह जो मैनेजर है उसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी, एज होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ये सारी चीजें होंगी। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्पेसिफिक होंगी, जैसे स्टूडेंट के लिए उसकी सीजीपीए स्पेसिफिक फील्ड होगी, टीचर के लिए उसकी डेजिग्नेशन, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, एडमिन के लिए उसके टास्क। कुछ चीजें जो कॉमन है उनको हम एक क्लास में रख देंगे जिसको हम बना देंगे पेरेंट क्लास। और अगर हम इनहेरिटेंस के मायने देखें तो इनहेरिटेंस के मायने क्या होते हैं? विरासत। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम इनहेरिट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जो सर नेम हमारा लग रहा होता है वो भी हम किससे इनहेरिट कर रहे होते हैं? अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम कह रहे हैं कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को मैप कर रही है, तो ये इनहेरिटेंस को भी मैप कर रही है। मतलब जो एट्रीब्यूट्स कॉमन है उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को आप कॉमन क्लास में रखें और बाकी की क्लासेस को उससे ड्राइव कर लें। उससे फायदा क्या होगा कि जो नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ पर्सन की क्लास में आपने रख दिया और उस पर्सन की क्लास से आपने एम्प्लॉय को भी ड्राइव करवा दिया, टीचर को भी करवा दिया, स्टूडेंट से भी को भी करवा दिया। अब उससे फायदा क्या होगा? जब ड्राइव करवा दिया तो बाय डिफॉल्ट नेम, एज और हाइट उन तीनों क्लास में खुद से खुद ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो गए। तो उन तीनों क्लासों में हमें नेम, एज, हाइट दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक जो कॉमन है, जो हर क्लास में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको एक क्लास में बना दिया और उससे फिर मल्टीपल क्लासेस को ड्राइव करा दिया, ठीक है। यही चीज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने क्या दी, इन्होंने बाइसाइकिल वाली क्लास की एग्जांपल दी है। लेट्स से माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स एंड टेंडम बाइक्स ऑल शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइसाइकिल। ये तीनों टाइप्स हैं बाइक की और तीनों जो है वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ईच काइंड ऑल्सो डिफाइंस, और हर बाइक के कुछ अपने एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे कि टेंडम बाइसाइकिल्स हैव 2 सीट्स एंड 2 सेट्स ऑफ हैंडल बार्स, रोड बाइक्स हैव ड्रॉप हैंडल बार्स, माउंटेन बाइक्स हैव एन एडिशनल चेन रिंग, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन है और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो चेंज हैं। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक क्लास में रखेंगे और जो चेंज है स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ क्लास उसको हम डिफरेंट क्लासेस में रखेंगे, लाइक दिस। मेन एट्रीब्यूट बाइसाइकिल की क्लास में आ गए और वही सारे एट्रीब्यूट जो यहाँ मैंने डिफाइन किए हैं बाइसाइकिल में वो ऑटोमेटिकली इसकी सारी चाइल्ड क्लासेस में भी इनहेरिट हो रहे हैं। और हर क्लास जो स्पेसिफिक क्लास है इट कैन हैव इट ओन फील्ड एज वेल। जैसे अगर मैंने जो आपको एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे कौन सी क्लास आएगी? पर्सन की क्लास। पर्सन की क्लास में क्या होगा? नेम, उसका CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसकी हाइट। फिर यहाँ पे मेरे पास आ गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की क्लास भी पर्सन से ड्राइव कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट पर्सन के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इसमें ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहे हैं, मुझे दोबारा से यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फिर स्टूडेंट आ गया, तो वो स्टूडेंट भी पर्सन की क्लास से ही ड्राइव कर रहा है, तो नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर स्टूडेंट का भी वो वही यहाँ से इनहेरिट कर रहा है। तो मुझे हर क्लास में अलग अलग वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय की क्लास में उसकी डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, एम्प्लॉय की क्लास में जो उसकी स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो यहाँ आ जाएंगी। इसी तरह हम टीचर की क्लास में भी उसके अलग स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो विद इन क्लास हो जाएंगे और जो कॉमन है वो पेरेंट क्लास में आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फायदा क्या होगा? रीयूज एग्जिस्टिंग कोड। जो कोड आपने पेरेंट क्लास में डिफाइन किया है उसी को चाइल्ड क्लास में आप इजीली रीयूज कर सकते हैं विदाउट रीडिफाइनिंग। उनको दोबारा से रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यूज कर सकते हैं उसको, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। ड्राइव और बेस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। ड्राइव और बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास किस तरीके से, दिस इज द पेरेंट क्लास, दिस आर द चाइल्ड क्लासेस। माउंटेन बाइक, रोड बाइक एंड टेंडम बाइक्स आर चाइल्ड क्लासेस। सिमिलरली ये वाली हमारे पास कौन सी है? बेस क्लास है। पेरेंट क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं। और जो जो क्लासेस उससे ड्राइव हो रही हैं उसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं और सब क्लासेस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। पॉली मींस मेनी एंड मॉर्फ मींस फॉर्म्स। तो एक ही मेथड्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल इस तरीके से दिया, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द सेम रिक्वेस्ट मैसेज इन देयर ओन यूनिक वे।
पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने देखा M3 और M4, ठीक है, दोनों मेथड्स एक ही रिक्वेस्ट मैसेज कर रहे हैं। जैसे हमने मैसेज देखा था कॉलिंग का, वो कॉलिंग का मेथड मैसेज 1 के लिए को हमें कुछ अलग मैसेज शो कर रहा था और ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग मैसेज शो कर रहा था। एक ही मेथड है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक ही सेम रिक्वेस्ट मैसेज कर रहे हैं अपने ओन यूनिक वे में। इन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, I could train my dog to respond to the command bark and my bird to respond to the command chirp. On the other hand, I could train them to both respond to the command speak. Through polymorphism, I know that the dog will respond with a bark and the bird will respond with a chirp. ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी कि मुझे ट्रेन करना है एक डॉग को और एक बर्ड को। अब मैं इन दोनों को ट्रेन कर मुझे करना है कि स्पीक कैसे करना है। ठीक है, मैं जैसे ही बोलूंगी स्पीक, तो मेरी तरफ से जो मेथड मैसेज गया वो एक ही मेथड गया स्पीक, लेकिन मेरे उस मेथड को डॉग कैसे रिस्पॉन्ड करेगा थ्रू अ बार्क और बर्ड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा थ्रू अ चर्प। तो मेरी तरफ से एक सिंगल मैसेज गया, उस सिंगल मैसेज के रिस्पॉन्ड पे दोनों ने अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली मुझे रिस्पॉन्ड किया। तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ही मेथड होगा, मेथड का नेम सेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम चीजों को डिफाइन कर रहे होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके की होती है, जिसमें हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ओवरलोडिंग हमारे पास क्या कह रही है कि एक ही क्लास के अंदर मेथड्स के नाम सेम है बट मेथड्स की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, और कंपाइल टाइम पे आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा मेथड रन होगा डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट पासिस टू द मेथड। आपने उस मेथड को जो आर्ग्यूमेंट पास किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कंपाइल टाइम पे कि कौन सा मेथड रन होगा। So that is polymorphism. ठीक है, इन्होंने क्या एग्जांपल दी एक और पॉलीमॉर्फिज्म की। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू कुड सेंड अ प्रिंट मैसेज टू अ प्रिंटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक प्रिंटर ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करवाना है। जब आप प्रिंट का मैसेज दोगे प्रिंटर को, तो प्रिंटर क्या करेगा, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको पेपर पे प्रिंट कर देगा। सिमिलरली आप वही सेम मैसेज दोगे जब स्क्रीन को आउटपुट देने के लिए, तो स्क्रीन क्या करेगी, अपनी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली आपको वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देगी। आपने एक ही मैसेज दोनों को दिया, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने अपने बिहेवियर के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं। आपका मैसेज एक है प्रिंट, आपको आउटपुट चाहिए, बट प्रिंटर आउटपुट किस में देगा, पेपर में, और आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन का ऑब्जेक्ट वो आपको किस पे आउटपुट देगा, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म के ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं और वो चीज अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली आउटपुट दे रही है। ठीक है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेम क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड होंगे बट आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट होगी। जैसे मेरे पास क्लास है एडिशन की, एडिशन की क्लास में मेरे पास एक मेथड है ऐड का, दूसरा मेथड भी है ऐड का, दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, लेकिन कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करेगा कब कौन सा मेथड होगा, ऑन दिस बेसिस। जब दो इंटीजर वैल्यू पास होगी तो कंपाइलर ये वाला मेथड कॉल करेगा, जब तीन इंटीजर वैल्यू पास होंगी तो आपका कंपाइलर ये वाला मेथड कॉल करेगा। दैट इज ओवरलोडिंग ऑफ मेथड। मैंने मेथड को ओवरलोड कर दिया, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड बनाए बट सबके जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो डिफरेंट है। जी क्लास समझ में आ गया कि ओवरलोडिंग क्या होती है। ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है ये ऊप के पिलर्स की। बेटा जो क्लास का टाइम है उसी टाइम पे खत्म होगी ना, 6 बजे क्लास का टाइम है तो 6 बजे खत्म होगी बच्चे।
ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग क्या है मेरे पास? मेथड ओवरराइडिंग ये है कि मेथड के नाम भी सेम हो और मेथड का आर्गुमेंट लिस्ट भी सेम हो। अच्छा, मेकअप क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है हमजा ने। मेकअप क्लास होगी आपकी नेक्स्ट संडे को 12 से 3, कल नहीं, नेक्स्ट संडे को आपकी मेकअप क्लास होगी, नेक्स्ट संडे फ्रॉम 12 to 3। रेगुलर क्लास तो नेक्स्ट सैटरडे को होगी, ये 3 to 6 के टाइमिंग में। ठीक है, जो रेगुलर क्लास होती है वो नेक्स्ट सैटरडे को 3 to 6 एज इट इज इसी टाइम पे होगी। जो मेकअप क्लास है वो नेक्स्ट संडे को 12 to 3 होगी। तो अगर इन केस आपके पास मैसेज ना भी आ सके तो आप इस टाइम पे जो है वो क्लास ले सकते हैं, संडे 12 to 3। अच्छा, कितने स्टूडेंट की क्लास होती है संडे को 12 to 3? अच्छा, 3 4 5 स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन क्लास रख सकते हैं, बट क्लास टाइमिंग होंगे 6 to 9। संडे ज्यादा सुटेबल रहेगा आई गेस। 6 to 9 में क्लास कैसे रह ले सकते हैं हम इवनिंग में, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एट फोर्टी नेक्स्ट संडे हो तो सकता है, लेकिन मेरे पास जो स्लॉट्स मुझे अब मिली थी उनमें यही कहा था नबील ने कि 12 से 3 हो सकती है संडे को क्लास। शायद उससे पहले जो है वो क्लैशेस हो, कुछ स्टूडेंट्स का के क्लैशेस आ रहे हैं ना। अच्छा, संडे 8:40 to 11:40 सब फ्री है। संडे 8:40 to 11:40 किसी का कोई क्लैश तो नहीं है? ठीक है, तो वैसा करते हैं, संडे 8:40 to 11:40 रख लेते हैं नेक्स्ट संडे। बच्चे 12 to 3 नहीं हो सकता ना, बच्चों की और क्लासेस हैं, फिर क्लैश आ रहा है। ठीक है, मैं फिर इसको आगे बात करके नबील से बात करके फिर कंफर्म कर दूंगी। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास क्या होती है कि एक ही नाम के मेथड हो बट डिफरेंट क्लासेस में, और उनके मेरे पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो भी सेम हो। ओवरलोडिंग में तो हमने देखा ना कि एक ही नाम के मेथड हो बट आर्गुमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे 2 इंटीजर हैं तो यहाँ पे 3 इंटीजर। लेकिन ओवरराइडिंग हमें क्या कह रहा है, मेथड ओवरराइडिंग हमें कह रहा है कि मेथड के नाम सेम हो और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो, लेकिन मेथड 2 अलग अलग क्लासेस में डिफाइन हो इनहेरिटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पिलर है ऊपर, ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन की अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं तो एब्स्ट्रैक्शन मींस कि जो हायर लेवल डिटेल्स हैं आप सिर्फ हायर लेवल डिटेल्स बताएं और लोअर लेवल डिटेल्स को फिलहाल के लिए आप हाइड कर दें, वो जब आपको रिक्वायर्ड होगी आप तब करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन के लिए एग्जाम्पल क्या दिए, एक एक्टिविटी डिफाइन की है। कंसीडर योर होम, अपने होम को आप कंसीडर करें और इमेजिन करें यू आर गोइंग टू स्वैप योर होम फॉर अ वीक विद अ न्यू फ्रेंड। ठीक है, आपका एक न्यू फ्रेंड है जिसके साथ आप स्वैप कर रहे हैं अपने घर को। ठीक है, वो आपकी जगह आ रहा है, आप उसके घर जा रहे हैं। तो फिर आपको क्या चीजें हैं जो आप उसको बता रहे होंगे रिलेटेड टू योर होम? ठीक है, आप प्रोबेबली क्या क्या चीजें बता रहे होंगे? आपका एड्रेस, बेसिक लिस्ट ऑफ रूम्स एंड फैसिलिटीज, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, and tell them how to get in, which key would operate to the front door and how to switch off the
अलार्म इफ यू हैव वन। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स बता रहे होंगे। आप ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि वॉल्स का कलर क्या है, सीट कौन से कलर की है, डाइनिंग टेबल 6 है या 8 सीटर्स हैं। ये सारी चीजें आप उनको यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या बता रहे होंगे, हायर लेवल डिटेल बता रहे होंगे, और जो लोअर लेवल डिटेल्स है उनको आप हाइड कर देंगे। सो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये भी फंक्शनैलिटी दे रही है कि एज अ डेवलपर जब आप कोड करना स्टार्ट करें तो जो जो चीजें आपको अभी लग रहा है कि यूज हो रही है आप सिर्फ वो बताएं, और लोअर लेवल डिटेल्स को आप हाइड कर दें, वो जब आगे जाके जरूरत होगी उनको आप शो करें। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या कर देते हैं, हम इनकम्प्लीट मेथड बता रहे होते हैं, यानी कि जो मेथड displaying relevant properties and method reduces the complexity। example, ठीक है, public abstract class example abs declare your field abstract void delay। ठीक है, आपने एक क्लास बता दी। ठीक है, मैंने कहा कि मैं क्लास बना रही हूँ एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास में मुझे पता है क्या क्या चीजें हो सकती है, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, और क्या चीज हो सकती है उसकी। ठीक है, अब मुझे पता है ये चीजें सब होंगी, तो जो जो चीजें मुझे डिफाइन है, जो हायर लेवल पे पता है, वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, और जो चीजें मुझे पता है सैलरी या बोनस कैलकुलेशन, वो मुझे नहीं पता कि आगे जाके उसका फॉर्मूला मुझे अभी क्या लगाना है, लेकिन ये कुछ चीजें होंगी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स दैट मेथड इज इनकम्प्लीट। मुझे इसकी लोअर लेवल डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये मेथड आगे जाके यूज होगा, इसलिए मैंने मेथड डिफाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स दैट मेथड इज इनकम्प्लीट नाउ। और जिस क्लास में इनकम्प्लीट मेथड होगा दैट क्लास शुड आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनकम्प्लीट क्लास है। और ये चीज याद रखने की एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हो गई। एब्स्ट्रैक्शन मींस कि आपकी जो हायर लेवल डिटेल्स हैं आप वो बताएं और लोअर लेवल डिटेल्स को हाइड कर दें। लास्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इज मींस हाइडिंग ऑफ डेटा। इनकैप्सुलेट, कैप्सूल का क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल कंटेंट है उसको हाइड कर देना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग ऑफ डेटा, कीपिंग ऑब्जेक्ट्स विद देयर मेथड्स इन वन प्लेस, यानी कि आपने मेथड्स को ऑब्जेक्ट्स उनको मेथड के साथ एक जगह पे स्टोर कर दिया। प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, डेटा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग नीडलेसली ऑल्टर्ड, जब तक जरूरत नहीं हो, जब तक कोई भी उसको ऑल्टर या चेंज ना कर सके। A normal class in C# follows the encapsulation principle by default। अगर आप एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली इनकैप्सुलेशन नहीं भी कर रहे तो जो हमारा क्लास वाला कॉन्सेप्ट है वो बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन ही कर रहा है। ये जो हमने क्लास बनाई है मोबाइल की, ठीक है, ये वाली क्लास नहीं, मोबाइल वाली क्लास, ये मोबाइल वाली क्लास, इसके अंदर जो क्लास की बॉडी है ये क्या कर रही है, ये इनकैप्सुलेशन ही हो रही है बाय डिफॉल्ट, जिसमें मैं नेम, मॉडल, कलर, वेट, ये सारी चीजें मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर दी। अब इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नेम, मॉडल, कलर और कॉलिंग के मेथड और प्रिंट ऑल के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती। इनको एक्सेस करने के लिए पहले मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मैं इन चीजों को एक्सेस कर सकती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये क्लास इटसेल्फ एक इनकैप्सुलेशन ही परफॉर्म कर रही है, जो मेरे डेटा को हाइड कर रही है फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। और अगर आउटसाइड द वर्ल्ड अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर एक्सेस करना पड़ेगा। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।